बड़े होने के बाद नोबिता साइंटिस्ट नहीं बनता बल्कि पर्यावरण विभाग में नौकरी करता है। उसका बेटा नोबिसुके अपने पिता की तरह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वह खेल कूद में बेहद शानदार है, स्कूल की लड़कियों के बीच भी काफी लोकप्रिय है, लेकिन इतनी प्रतिभा होने के बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाता। उसके अनुसार हार की वजह उसके दोस्त सुनेओ का बेटा और जियान का बेटा है, क्योंकि दोनों ही खेलों में काफी कमजोर है। इधर जहाँ कभी टाइम मशीन का दराज हुआ करता था, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। तभी बड़ी हो चुकी शिजुका कमरे में आती है और कमर पर हाथ रखकर नोबिसुके से कहती है कि पहले अपना कमरा साफ करो, उसके बाद आकर नाश्ता करना। कमरा साफ करते समय नोबिसुके को एक अजीब सा गोल कैप्सूल मिलता है। उसे याद नहीं आता कि यह उसका है, लेकिन वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाता कि तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। दरवाजे पर जियान अपना बेटे के साथ खड़ा होता है। शिजुका को लगता है कि नोबिसुके ने फिर किसी को परेशान किया होगा, लेकिन जियान कहता है कि वह शिकायत करने नहीं आया। वह चाहता है कि नोबिसुके उसके बेटे को खेलना सिखाए, क्योंकि वह बहुत डरपोक और कमजोर है। नोबिसुके उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन जियान का बेटा खेलने के बजाय उसका कमरा साफ कराने में मदद करने लगते हैं। तभी नोबिसुके वही रहस्यमयी गोल कैप्सूल उसे देते हुए मजाक में कहता है कि जाकर अपने पापा से कहना कि तुमने यह जीत कर लाया है, लेकिन वह बिना वजह किसी की चीज लेना नहीं चाहता। दोनों के बीच हल्की सी खींचातानी होने लगता है। गुस्से में आकर नोबिसुके वह गोल कैप्सूल उसकी तरफ फेंक देता है। कैप्सूल सीधे उसके सिर पर जाकर लगता है। दर्द और अपमान से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए नीचे भाग जाता है। यह देखकर शिजुका नोबिसुके पर गुस्सा होने ही वाली होती है कि तभी अचानक पुराने दराज का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ से डोरेमी बाहर आती है। अपने पुराने दोस्त को इतने सालों बाद देखकर शिजुका खुशी से हैरान रह जाती है। उधर रोते रोते भाग रहा जियान के बेटा अचानक गिर जाता है। गिरते ही वह रहस्यमयी गोल कैप्सूल खुल जाता है। उसके अंदर से एक छोटा सा मिनी डोरा बाहर निकल आता है और उसी पल सक्रिय हो जाता है। असल में डोरेमी भी इसी मिनी डोरा को लेने भविष्य से यहाँ आई थी। दरअसल बचपन में नोबिता की लापरवाही की वजह से भविष्य के डिपार्टमेंट स्टोर ने यह सामान गलत समय पर भेज दिया था। नोबिसुके को यह बात बेहद दिलचस्प लगती है, लेकिन शिजुका उसे फिर याद दिलाती है कि उसका कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ है। कमरे से बाहर निकलते समय अचानक नोबिसुके को एहसास होता है कि वह गोल कैप्सूल दरअसल उसी मिनी डोरा का था। इधर जियान के बेटा मिनी डोरा को लेकर सुनेओ के बेटे के घर पहुंचती है। वह उसे दिखाते हुए कहती है कि यह शायद कोई रोबोट खिलौना है, लेकिन सुनेओ का बेटा उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि उनके घर की कंपनी तो ऐसे हजारों खिलौने बना सकती है। अपनी बेइज्जती सुनकर मिनी डोरा को गुस्सा आ जाता है। वह सीधे उस पर टूट पड़ता है और उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है। जब तक दोनों उससे माफी नहीं मांगते तब तक वह शांत नहीं होता। तभी कमरे के एक कोने से एक हाईटेक स्लीपिंग कैप्सूल ऊपर उठता है। उसमें से बड़े हो चुके सुनेओ बाहर निकलते हैं। यह उनका दोपहर की नींद लेने का अनोखा तरीका होता है। वह मिनी डोरा को देखकर समझते हैं कि शायद कोई नया खिलौना आया है। फिर उन्हें डोरेमोन के साथ बिताए पुराने रोमांचक दिन याद आने लगते हैं, जब वे डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से तरह तरह के एडवेंचर किया करते थे। लेकिन उनकी यादें ज्यादा देर तक नहीं चल पाती, क्योंकि उन्हें तुरंत एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना होता है। सुनेओ के बेटे को अचानक याद आता है कि उस गोल कैप्सूल के अंदर एक इंस्ट्रक्शन बुक भी थी। उस किताब में मिनी डोरा के सभी गैजेट्स और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका लिखा हुआ था। अब दोनों दोस्त भी डोरेमोन की तरह एक मजेदार एडवेंचर पर जाना चाहते थे, लेकिन तभी मिनी डोरा चुपके से वहाँ से भाग जाता है। दोनों तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते मिनी डोरा एक शॉपिंग मॉल के अंदर पहुँच जाता है और जाकर एक मिठाई बेचने वाली मशीन के ऊपर बैठ जाता है। तभी दोनों को इंस्ट्रक्शन बुक की एक जरूरी बात याद आती है। उसमें लिखा था कि अगर मिनी डोरा को उसकी पसंदीदा मिठाई डोरियाकी खिलाई जाए तो वह अपने पॉकेट से कोई गैजेट निकाल देता है। सुनेओ का बेटा तुरंत डोरियाकी खरीदकर उसे खिलाता है। जैसे ही मिनी डोरा मजे से डोरियाकी खाता है, वह अपने पॉकेट से एनीवेयर डोर निकाल देता है, लेकिन दोनों को उसे चलाना नहीं आता। इसलिए वे उसे लेकर खाली मैदान में पहुंच जाते हैं और ध्यान से देखने लगते हैं कि आखिर यह काम कैसे करता है। उसी समय वहाँ से नोबिसुके गुजर रहा होता है। दरवाजे के दूसरी तरफ से दोनों उसे आवाज देते हैं, लेकिन नोबिसुके को कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए वह सोचता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई है। फिर उसे आवाज पहचान में आ जाती है। वह समझ जाता है कि यह सुनेओ के बेटे की आवाज है। नोबिसुके गुस्से में कहता है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, छिपकर क्यों बोल रहे हो। लेकिन अगले ही पल वह अचानक दरवाजे के पास पहुंचकर सुनेओ के बेटे को पकड़ लेता है। उसका चेहरा पकड़कर खींचता है, लेकिन महसूस करता है कि कुछ अजीब है। जब उसे समझ आता है कि उसका पूरा शरीर वहाँ नहीं है, तो वह हैरान होकर पीछे हट जाता है। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ फैली घास देखकर उसे एनीवेयर डोर का पूरा राज समझ में आ जाता है। वह दोबारा हाथ बढ़ाकर सुनेओ के बेटे को पूरी ताकत से बाहर खींचने लगता है। दोनों की ताकत में बहुत फर्क था। बेचारा सुनेओ का बेटा उसका मुकाबला ही नहीं कर पाता। उधर जियान का बेटा घबराकर तुरंत मिनी डोरा को एक और डोरियाकी खिलाती है। इस बार मिनी डोरा एक ऐसा गैजेट निकालता है जिससे एक छोटा सा गरजता हुआ बादल निकलकर सीधे नोबिसुके के सिर के ऊपर पहुंच जाता है। बादल बिजली
गिराने लगता है। लेकिन इतनी सी बिजली से नोबिसुके को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह और तेजी से खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सुनेओ का बेटा अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसे खींचते खींचते नोबिसुके भी अपना बैलेंस खो देता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से पैराशूट जैसा असर होता है और नोबिसुके सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह दोबारा सुनेओ के बेटे को बाहर खींचने लगता है। तभी जियान का बेटा भी पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त की मदद करने पहुंचता है, लेकिन हाथ फिसल जाने की वजह से नोबिसुके सीधे पास के एक पेड़ से टकरा जाता है। मौका मिलते ही सुनेओ का बेटा तुरंत एनीवेयर डोर बंद कर देता है। इसके बाद दोनों मिनी डोरा को लेकर तेजी से भागते हुए जियान के सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद वे सुरक्षित हैं, लेकिन अगले ही पल नोबिसुके वहां भी पहुंच जाता है और दोनों दोस्तों की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। इसके बाद नोबिसुके उन्हें मिनी डोरा की पूरी सच्चाई बताता है। जब उसे पता चलता है कि जियान का बेटा को मिनी डोरा बहुत पसंद आ गया है, तो वह फैसला करता है कि फिलहाल वे कुछ समय और उसके साथ खेलेंगे। तीनों मिलकर मिनी टेक कॉप्टर लगाकर आसमान में उड़ते हैं, फिर एनीवेयर डोर की मदद से दूर बर्फीली जगहों पर मौजूद लोगों से दोस्ती करते हैं। इसके बाद वे मिनी एयर कैनन से एक दूसरे पर निशाना लगाकर खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे वे भी अपने माता पिता के बचपन वाले रोमांच का हिस्सा बन गए हों। अब तीनों का मन नहीं करता कि मिनी डोरा को वापस किया जाए, इसलिए वे उसे एक गोदाम में छिपाने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि डोरेमी पहले ही मिनी डोरा का पता लगा चुकी है। वह वहां पहुंचकर तीनों को डांटते हुए कहती है कि उनकी शरारतों की वजह से लगातार नई नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। डोरेमी का गुस्सा देखकर तीनों बच्चों की हालत खराब हो जाती है। वे मन मारकर उसके पास जाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक एक कॉकरोच वहां दौड़ता हुआ निकल जाता है। कॉकरोच को देखते ही डोरेमी बुरी तरह डर जाती है और घबराकर इधर उधर भागने लगती है। मौका मिलते ही तीनों बच्चे मिनी डोरा को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। वे सुपरमार्केट के फल और सब्जियों वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं और मिनी डोरा से उन्हें बचाने वाला कोई गैजेट निकालने के लिए कहते हैं। मिनी डोरा तुरंत एक मेज मशीन निकाल देता है। जैसे ही वह मशीन चालू होती है, पूरे इलाके का नक्शा बदल जाता है। चारों तरफ लंबी लंबी गलियां बन जाती हैं और पूरा इलाका एक विशाल भूल भुलैया में बदल जाता है। कुछ देर बाद डोरेमी भी वहां पहुंच जाती है। एक नजर में ही वह समझ जाती है कि यह मेज मशीन का असर है। उन्हें ढूंढने के लिए वह अपने सेंसिटिव रैबिट ईयर्स पहन लेती है, जिससे बहुत दूर की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगती है। इसके बाद वह फ्लोटिंग फ्लावर की मदद से तेजी से पूरे इलाके में घूमती है और आखिरकार तीनों बच्चों तक पहुंच जाती है। लेकिन तीनों अभी भी मिनी डोरा को वापस करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वे पहले ही मिनी डोरा से एक और गैजेट निकलवा चुके होते हैं। इस बार वह एक मिनी स्पेसशिप निकालता है। इसी बीच उन्हें गलती से स्मॉल लाइट का भी पता चल जाता है। वे खुद को छोटा कर लेते हैं और अपने छोटे से स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। उधर डोरेमी मेज मशीन को बंद कर देती है। मशीन बंद होते ही चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर तीनों बच्चे स्पेसशिप उड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। डोरेमी उन्हें काफी देर तक ढूंढती रहती है, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं देते। आखिरकार मजबूर होकर वह वापस नोबिता के घर लौट जाती है और पूरी बात शिजुका को बता देती है। जियान और सुनेओ भी यह खबर सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं। उधर तेज रोशनी के कारण स्पेसशिप के अंदर बैठे तीनों बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी उनके सामने से एक विशाल शार्क तैरती हुई निकलती है। यह देखकर उन्हें एहसास होता है कि उनका स्पेसशिप समुद्र के अंदर गिर चुका है। अचानक चारों तरफ से कड़क कड़क जैसी आवाजें आने लगती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि समुद्र का जबरदस्त पानी का दबाव उनके स्पेसशिप को तोड़ सकता है। डर के मारे सुनेओ का बेटा और जियान का बेटा घुटनों के बल बैठ जाते हैं। स्पेसशिप की ऊर्जा भी लगभग खत्म हो चुकी होती है। नोबिसुके दोनों को हिम्मत देते हुए कहता है, घबराओ मत, मिनी डोरा के पास जरूर कोई ऐसा गैजेट होगा जो हमारी मदद करेगा। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके सारे डोरेयाकी खत्म हो चुके हैं। अब मिनी डोरा कोई भी नया गैजेट नहीं निकालेगा। यह सुनते ही तीनों पूरी तरह टूट जाते हैं। उधर घर पर भी सभी लोग उनकी चिंता में परेशान हो चुके होते हैं। तभी पहली बार बड़े हो चुके नोबिता सामने आते हैं। इस बार उनका आत्मविश्वास और समझदारी देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि यही कभी डरपोक नोबिता थे। नोबिता बताते हैं कि बचपन में उनकी लापरवाही की वजह से ही यह सब हुआ था, इसीलिए उन्होंने पहले से ही एक तैयारी कर रखी थी। नोबिसुके के पास जो छोटा सा कंचा था वह असल में एक कम्युनिकेशन डिवाइस था। जैसे ही स्पेसशिप में बैठे तीनों बच्चे रोने लगते हैं, उसी डिवाइस से डोरेमी की आवाज सुनाई देती है। नोबिसुके तुरंत उसे निकालकर जवाब देता है। उसे लगता है कि अब वे तुरंत बच जाएंगे, लेकिन डोरेमी बताती है कि उनका आकार बहुत छोटा है, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं है। वह तीनों से कहती है कि स्पेसशिप को समुद्र के अंदर बिछी हुई बिजली की केबल के साथ साथ आगे बढ़ाओ। सुनेओ का बेटा अपने पिता की तरह तकनीक में काफी तेज होता है। वह स्पेसशिप के कंट्रोल संभाल
लेता है। धीरे धीरे स्क्रीन पर समुद्र के अंदर पड़ी केबल दिखाई देने लगती है। तभी डोरेमी कहती है कि उन्हें उसी केबल का पीछा करते हुए और नीचे जाना होगा। यह सुनते ही तीनों घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि ज्यादा नीचे जाने पर पानी का दबाव उन्हें कुचल देगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वे बची हुई आखिरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके स्पेसशिप को और नीचे ले जाते हैं। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, स्पेसशिप के अंदर पानी रिसना शुरू हो जाता है। स्थिति लगातार खराब होती जाती है। नोबिसुके तुरंत दीवार के सहारे पूरी ताकत से स्पेसशिप को संभालने की कोशिश करता है। वह अपने दोनों दोस्तों से भी पूरी ताकत लगाने के लिए कहता है। मिनी डोरा भी बिना कुछ समझे उनके साथ जोर लगाने लगता है, लेकिन अगले ही पल और ज्यादा पानी अंदर घुसने लगता है। रोते हुए नोबिसुके डोरेमी से कहता है, हम अपनी पूरी सीमा तक कोशिश कर चुके हैं, अब और नहीं कर सकते। तभी डोरेमी मुस्कुराकर कहती है, अब सब ठीक है। दरअसल उनका स्पेसशिप समुद्र के नीचे बने सी रैंच तक पहुंच चुका था। वहीं से बिजली की केबल के जरिए सौर ऊर्जा स्पेसशिप तक पहुंचती है। कुछ ही सेकंड में स्पेसशिप की पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। साथ ही उसका बाहरी ढांचा भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब स्पेसशिप सुरक्षित रूप से समुद्र की सतह की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद तीनों बच्चे दोबारा चमकती हुई धूप और खुले आसमान को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। वहाँ डोरेमी अपनी पनडुब्बी लेकर पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। वह बिग लाइट की मदद से तीनों बच्चों और मिनी डोरा को दोबारा उनके असली आकार में वापस ले आती है। तीनों बच्चे अपनी गलती मानते हुए डोरेमी से माफी मांगते हैं, लेकिन तभी नोबिता कहते हैं, असल गलती मेरी थी। अगर मैं बचपन में लापरवाही न करता तो यह सब कभी नहीं होता। नोबिसुके मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस एडवेंचर में हमें जिंदगी का सबसे रोमांचक अनुभव मिला। भले ही इस पूरी कहानी में डोरेमोन खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी यादें, उसके गैजेट्स और उससे जुड़ी बातें हर पल यह एहसास दिलाती रहती हैं कि वह आज भी अपने दोस्तों के साथ ही है। यहीं पर इस खूबसूरत और रोमांच से भरी कहानी का अंत हो जाता है।